सतह के कंपन को महसूस किया होगा, जिसे कि हम भूकंप कहते हैं। जिससे कि बहुत सारी टीवी पे भी देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचता है, ढह जाती हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो आज हम इसी भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे कि भूकंप कैसे और क्यों आता है। नमस्ते, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको भूकंप और ये किस तरीके से आता है इसके बारे में बताऊंगी। और इस तरह की और भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने का मुख्य कारण है जो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उनकी गति, वही कारण है भूकंप के आने का। तो अब सबसे पहले इसके लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना जरूरी है कि स्थल मंडल है क्या। तो पृथ्वी जो है वो अंदर से कई लेयर में बटी हुई है, यानी परतों में बटी हुई है। तो सबसे ऊपर जहां हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। आप जानते हैं, जिसको हिंदी में भूपर्पटी भी बोलते हैं। तो ये हो गया क्रस्ट। उसके बाद आता है मेंटल, और उसके बाद आउटर कोर, और अंदर सबसे अंदर है इनर कोर। तो ये आपकी परतें हैं पृथ्वी की, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाती हैं। तो अब स्थल मंडल क्या है, जिसमें कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो स्थल मंडल होता है जो ये आपका धरती का जो ऊपरी भाग है यानी क्रस्ट, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है यानी ये दोनों मिलकर, क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, ये दोनों मिलकर बनाता है स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसी में होती है ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो चलती हैं। अब ये गति कैसे करती हैं, और ये स्थल मंडल जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा क्यों है, ये है क्या। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, अभी हम इन पे डिस्कस करेंगे बाद में। तो जो ये अब ये स्थल मंडल इन टेक्टोनिक प्लेट से ही बना है। और इसके नीचे जो कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, अब इसके नीचे आता है स्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल, जो मेंटल का नीचे का भाग है, जो अर्ध तरल होता है। और इस ये जो क्या करता है, वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स को गति करने के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहक का काम करता है। और इसी पर ही ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं खिसकती हैं। तो जब ये खिसकती हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराती हैं। ये प्लेट्स के जो हैं किनारे, वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो घर्षण होता है, घिसाव होता है। या फिर ये एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो तनाव होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो चट्टाने, बहुत सारी चट्टाने टूटती हैं। ठीक है, टूटती हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं, जो किस रूप में होता है, सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगों के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी से ही जो हमारी धरती है वो कांपने लगती है। तो इसी को कहते हैं भूकंप। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं, मूव करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं या दूर जाती हैं, तो वो तनाव घर्षण के कारण सिस्मिक वेव्स के रूप में निकलती है। एनर्जी जो रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो इस वेव्स के रूप में होती है, जिनको भूकंपीय तरंगे कहते हैं। और इसी से ही पृथ्वी कांपती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या, और ये स्थल मंडल में बनी कैसे। तो इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले इसका मेन कारण क्या है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है, पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है, उसके कारण क्या होता है कि संवहन धाराएं बनती हैं। और ये संवहन धाराएं बनती क्यों है, तो जब जैसे आप पानी उबालते हो, तो पानी उबालते हो तो आपने देखा होगा कि नीचे से जो गर्म कण होते हैं पानी के, वो ऊपर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो उसकी जगह पे जो है वो ठंडे कण ले लेते हैं। तो इस तरीके से एक धाराएं बनती है। वैसा ही जमीन में भी होता है, क्योंकि नीचे जो होता है पृथ्वी, अंदर की तरफ बहुत गर्म है। तो उससे क्या होता है कि जो भारी पदार्थ है वो नीचे आते हैं, ठंडे जो है, और गर्म पदार्थ ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जब ऐसा होता है संवहन धाराएं और रेडिएक्टिव तत्व जो हैं उनके क्षय के कारण, तो उससे क्या होता है कि जो चट्टाने हैं, जो ये स्थल मंडल है, जो कठोर स्थल मंडल है, वो कमजोर हो जाता है। कमजोर होकर क्या करता है, टूट जाता है। टूट जाता है तो ये है खंडों में विभाजित हो जाता है, बड़े बड़े विशाल खंडों में, और इन्हीं को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स।
और अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनती हैं तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये गति करती हैं, तो इतनी जो बड़ी बड़े विशाल भूखंड है वो गति कैसे करते हैं, कितनी स्पीड होती है, और गति करने का कारण क्या है, इनकी स्पीड क्या है, और इनकी मोटाई कितनी होगी, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इनकी गति जो होती है वो 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी पर ईयर ये 1 से 10 सेंटीमीटर ही मूव करती हैं। इस मतलब ये आपको बहुत कम लग रहा होगा एक वर्ष में, लेकिन ये बहुत है इतना भी। और ये गति की इनकी एवरेज स्पीड है, कुछ 1 सेंटीमीटर से भी कम और कुछ 15 सेंटीमीटर तक भी मूव करती हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई इनकी स्पीड के बारे में। अब क्या है कि इनकी मोटाई कितनी है, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो दो तरह की हैं। एक तो है महासागरीय प्लेट्स, जो जो आपके महासागर हैं उनके नीचे हैं। ठीक है, और कुछ है महाद्वीपीय प्लेट्स, जो कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं यानी आपके महाद्वीप हैं उनके नीचे हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स दो तरह की हैं। अब इनमें क्या है कि इनकी मोटाई, तो जो महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंट के नीचे जो है उनकी मोटाई ज्यादा है, और ये जो है 200 किलोमीटर तक मोटी हैं। और जो जहां पर की विशेषता पर्वत हैं तो उनकी मोटाई बढ़ जाती है। तो ये है, और जो महासागरीय प्लेट्स हैं वो 100 किलोमीटर तक ही जो है वो मोटी हैं। तो ये इनकी मोटाई हो गई कि ये कितनी मोटी हैं। तो जो महासागरीय प्लेट्स हैं वो 100 किलोमीटर तक की मोटी हैं लगभग, और जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वो 200 किलोमीटर तक भी मोटी हैं। तो ये हो गई उनकी मोटाई के बारे में, स्पीड के बारे में। अब ये गति कैसे करती हैं, तो क्या होता है, जब मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे जो पृथ्वी के नीचे का अंदर का के लेयर्स हैं, जितना आप अंदर जाओगे तो ये हीट बहुत ज्यादा है, और जो गर्मी के कारण, इतनी ऊष्मा के कारण क्या होता है, संवहन धाराएं बनती है, जो मैंने अभी बताया। जैसे कि आप पानी बॉयल करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से वो धाराएं बनती हैं। तो जब संवहन धारा बनने के कारण क्या होता है, जो गर्म पदार्थ होता है वो ऊपर उठता है और ठंडा पदार्थ उसकी जगह लेता है। ये गर्म पदार्थ ऊपर जाता है, हीट रिलीज करता है, ठंडा होकर नीचे आता है। तो एक एक चक्र सा चलता है, और जो वो होता है वो चट्टानों को धकेलता है, मतलब ये जो प्लेट्स हैं उनको धकेलता है आगे की तरफ। और जब ये नीचे आती हैं तो ग्रेविटी भी जो है, जब ये नीचे आती है तो ग्रेविटी भी अपनी तरफ जो ये मेंटल है इसकी तरफ इसको खींचती है। ठीक है, तो उसकी जगह जो है वो और चट्टाने वो ले लेती हैं, तो उससे मूव होती हैं ये प्लेट्स। तो अब आपको ये पता चला कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये बनी कैसे, इनकी स्पीड क्या है, इनकी मोटाई क्या है, और ये गति कैसे करती हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा टेक्टोनिक प्लेट से लेकर कि ये है कितनी। तो इनकी जो मुख्यतः ये 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और उसके अलावा भी छोटी छोटी और भी प्लेट्स हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है वो है पैसिफिक ओशन के नीचे, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट है। और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, और जिसमें उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक का कुछ भाग आता है, जो उत्तर का भाग है वो आ जाता है। इसके अलावा जो दक्षिणी ये अमेरिकी प्लेट है ये है, अंटार्कटिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये भी टूट गई है। तो वैज्ञानिकों ने इसे पता किया है कि ये इंडियो इंडो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है टूट गई है, अलग अलग गति कर रही है। तो जो इंडियन प्लेट है, तो भारत जो है, अब आपको ये भी मैं बता दूं कि भारत जो है और जो हिंद महासागर का पोर्शन है वो इंडियन प्लेट के ऊपर है, इसके नीचे इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, और तो इन्हीं दोनों के टकराने से, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही हमारा हिमालय पर्वत बना है। तो ये आपको पता चल गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स है क्या, ये कैसे बनी, गति कैसे करती हैं, कि मोटाई क्या है, और ये कितनी है। ठीक है, तो अब आपको ये तो सब पता चल गया। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी में कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो टकराती हैं तो जो एनर्जी, ऊर्जा रिलीज होती है, तो वो
जो सिस्मिक वेव्स हैं या तरंगे हैं वो किस किस रूप से हैं, कौन कौन सी तरंगे हैं और वो कितना नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले जो धरती के सतह के ऊपर की तरंगे जो हमें महसूस होती हैं, और धरती के सतह के नीचे की तरंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो जो धरती की सतह के नीचे जो स्थल मंडल में जो तरंगे हैं वो दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव। पी का मतलब प्राइमरी वेव्स, ये बहुत स्पीड में चलती हैं और ये ठोस में, द्रव में, गैस में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं। और ये होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी ये तरंग चलने की दिशा के क्या करते हैं, आगे पीछे, मतलब इस तरह समानांतर गति करते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जो प्राइमरी वेव्स हैं इसकी स्पीड ज्यादा होती है एस तरंगों से। एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स, जो कुछ समय बाद आती है पी वेव्स के, क्योंकि पी वेव की स्पीड ज्यादा होती है, तो कुछ सेकंड बाद एस वेव्स आती हैं। एस वेव्स की स्पीड कम होती है लेकिन नुकसान ज्यादा करती हैं, और ये होती हैं आपकी लहरों के रूप में, इस तरीके से। यानी इसमें माध्यम के कण जो है वो तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। आपको पता ही होगा अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। तो ये हो गई जो, इनको बॉडी वेव्स भी कहते हैं, और ये जो है वो सतह के नीचे हैं। अब सतह के ऊपर वाली वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो ये है आर वेव्स और एल वेव्स। तो आर वेव्स क्या होती हैं, जो आर वेव्स हैं उनको हम रेले वेव्स भी कहते हैं, जिनकी भविष्यवाणी की थी ब्रिटिश एक वैज्ञानिक हैं लॉर्ड रेले के द्वारा। तो इन्हें रेले वेव्स या आर वेव्स कहते हैं। और जो ये वाली वेव्स हैं, ये जो है इमारतों को, या जो भूमि है, आपकी जमीन है, सतह है, वो उसको इस तरीके से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे लहरों की तरीके से इन को हिलाते हैं। ठीक है, तो नुकसान होता है बहुत ज्यादा। और इसके बाद जो आती है हमारी आ, आ, जो एल वेव्स हैं, तो इनको लव वेव्स कहते हैं। अब लव वेव से ये मत समझ लीजिएगा कि इससे नुकसान नहीं होता, और ये बहुत ही आराम से आके चली जाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। लव वेव इसका नाम इसलिए है क्योंकि इनको जो ब्रिटिश एक गणितज्ञ थे, AEH लव, इनके द्वारा जो है खोजा गया था, मतलब इनकी भविष्यवाणी की गई थी। तो इनको लव वेव्स कहते हैं। और ये क्या करती हैं, ये इमारतों को या जमीन को आगे पीछे, आगे पीछे, जैसे कि आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे आगे पीछे की तरफ समांतर गति कराते हैं। ठीक है, तो ये मतलब बाएं दाएं की तरफ, इस तरीके से, इस तरीके से इसमें। तो ये इमारतों को इस तरह से हिलाती है, तो नींव तक हिला देती हैं। तो ये क्या होता है इससे कि आपकी जो है बहुत सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर हम इस बात की करें कि सतह के अंदर और सतह के बाहर, तो कहाँ पर किन वेव से ज्यादा नुकसान है, तो सतह के जो ऊपर होती है यानी एल और आर वेव्स, उनसे ज्यादा नुकसान होता है भूकंप से, और बजाय कि नीचे की अपेक्षा। तो और इनमें भी सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो एल वेव से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो आपका ये तो हो गया कि भूकंप में जो तरंगे होती हैं उनमें किससे ज्यादा नुकसान होते हैं और कौन कौन सी तरंगे। अब एक और क्वेश्चन, क्या आपने ये महसूस भी किया होगा कि जब भूकंप आता है तो कुछ जानवर, कुछ पक्षी इसको पहले से ही नोटिस कर लेते हैं, उन्हें पूर्वाभास हो जाता है कि भाई कुछ होने वाला है, तो वो अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। ऐसा होता क्यों है, एक उसका एक मेन कारण है कि उनकी सेंसिटिविटी हमारे से ज्यादा हाई होती है। तो वो जो धरती में जो गैसें जो निकल रही हैं, जैसे हीलियम है या फिर चुंबकीय क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है, उसको महसूस करते हैं। उसके अलावा जो ये पी वेव्स हैं जो मैंने बताया था, प्राइमरी वेव्स जो हल्के कंपन होते हैं, उनको भी ये महसूस कर लेते हैं। और एक और बात कि ये जो भूकंप से जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, अपश्रव तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है, उनको भी सुन लेते हैं। जैसे हाथी आप जानते होंगे कि ये सुन सकता है, तो इसको भी सुन लेते हैं। तो इन सब की वजह से वो बचने का प्रयास करते हैं इससे। तो इसी वजह से वो अलग सा साउंड करते हैं या फिर कहीं छुपने का, भागने का कोशिश करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या वैज्ञानिक इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी दे सकते हैं। तो वैज्ञानिक इसके बारे में कि भूकंप कब आएगा एक अंदाजा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो भूकंप संभावित क्षेत्र है। लेकिन सटीक जानकारी का मतलब होता है कि वो कब आएगा, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस किस पे आएगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, सब कुछ एग्जैक्ट बता देना, तो ये अभी संभव
नहीं हुआ है। अब भूकंप की तीव्रता के बारे में जानकारी कैसे वैज्ञानिकों को मिलती है? तो इसके लिए एक सिस्मोग्राफ एक होता है जो सिस्मिक वेव्स को का एक लॉगरिथमिक यानी गणितीय ग्राफ बनाता है जिसको सिस्मोग्राम कहते हैं। और ये ग्राफ के द्वारा जो है हमें पता चल जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, और तीव्रता को नापते हैं हम रिक्टर स्केल पे। तो अब रिक्टर स्केल पे कैसे नापते हैं? तो उसमें 1 से लेकर 10 तक के पैमाने होते हैं, और हर एक पैमाना जितना आप आगे आप बढ़ते जाओगे तो उतना ही भूकंप की तीव्रता उससे 10 गुना ज्यादा होती चली जाएगी, यानी वो 10 गुना ज्यादा डेंजरस होगा, खतरनाक होगा, ज्यादा नुकसान करेगा। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो पिछली में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, आपको मैंने बताया था जमीन से जब ये चट्टाने खिसकती हैं, टूटती हैं, और ये जब प्लेट टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो जब दूसरे स्केल पे आएंगे, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तो हर बार 32 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज को बताता है ये रिक्टर स्केल। तो ये हो गया जिससे कि हम ये भूकंप की तीव्रता को और ग्राफ के द्वारा ये समझ जाते हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ। और ये बताता है कि जब भूकंप आता है कि मतलब हम इसे रिक्टर स्केल पर नाप सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कि हम भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स चलती हैं यानी मूव करती हैं, घिसटती हैं, टकराती हैं, दूर जाती हैं, तो क्या भूकंप की ही घटना होती है कि क्या कोई और भी घटना होती है? तो हाँ, होती है। इससे ज्वालामुखी भी बनते हैं, पर्वत बनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। तो जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का, वो 2 तरीके से होता है। एक तो अभिसारी, अभिसारी का मतलब जब पास पास आती हैं, जब टकराती हैं, रगड़ खाती हैं। और अपसारी का मतलब जब दूर दूर जाती हैं, तनाव बढ़ता है, ठीक है। तो जो क्या होता है कि जब एक दूसरे से वो रगड़ खाती है, एक दूसरे के नीचे जाती हैं, जैसे एक ये प्लेट है, एक ये नीचे प्लेट है, मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, हल्की प्लेट ऊपर और नीचे भारी प्लेट धंसती है। तो भारी प्लेट में अगर कहा जाए तो जैसे महाद्वीपीय प्लेट से महासागरीय प्लेट ज्यादा भारी होती है, या हल्की जो महासागरीय प्लेट है उसके नीचे भारी महासागरीय प्लेट जा रही है। तो जब जाती है, धंसती है नीचे की तरफ, तो क्या होता है, नीचे आपका जो होता है वो मेंटल का पार्ट है, और वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो जब ये नीचे की तरफ धंसती है तो पिघलती है, नीचे वाली प्लेट पिघलती है, और वो मैग्मा बनता है। और वो मैग्मा जो होता है वो डेंसिटी में लो डेंसिटी होता है, और वो क्या करता है, वो ऊपर उठता है। और जब ऊपर उठता है, जब ये प्लेटें दूर दूर जाती हैं, जब दूर दूर जाएंगी तो वो मेंटल के जो मैग्मा है, मैग्मा के लिए वो जगह देता है, और वो ऊपर उठ जाता है, और उसी से ही कहते हैं हम ज्वालामुखी फट रहा है। तो ये भी घटना होती है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से, गति से। अब आया कि पर्वत कैसे बनते हैं। तो अभी आपको बताया था कि जो है जो ये टेक्टोनिक बल है वो क्या करता है कि इससे 2 तरह की मैंने आपको गति बताई थी कि एक जो है वो टेक्टोनिक प्लेट पास पास आती है, रगड़ती हैं, घिसती हैं। तो जब ये घिसती हैं, एक दूसरे के नीचे जाती हैं, तो चट्टानों का बहुत सारा भाग ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जब ऐसे रगड़ती हैं तो इससे ऊपर उठ जाता है, और वही बनते हैं पर्वत। जैसे कि इनको कहते हैं फोल्ड माउंटेन यानी वलय पर्वत। और वलय पर्वत हमारा जो ये हिमालय है, ये भी एक वलय पर्वत है जो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है इसके टकराने से बना है। अब उसके बाद होता है कि दूसरे तरीके के पर्वत बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक जब हल्की प्लेट के नीचे एक भारी प्लेट जाती है और मेंटल के अंदर वो पिघलती है तो मैग्मा बनता है। और जब वो दूर जब उसको स्थान मिलता है मैग्मा को बाहर निकलने का, तो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं इस तरीके के। और जब ये ठंडा होता है, जो मैग्मा बाहर ठंडा होता है, तो नई पपड़ी यानी परत बनाता है पृथ्वी की। अब ये तीसरे तरह के होते हैं जो जिनको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंश पर्वत। तो ये कैसे बनते हैं? तो जो टेक्टोनिक बल होता है वो क्या करता है कि वो कहीं कहीं मतलब चट्टानों में दरार डालता है। दरार डालने से क्या होता है कि कहीं पर तो जो चट्टाने हैं, ये जो परतें हैं, वो ऊपर उठती हैं और कुछ नीचे धस जाती हैं। तो इस तरीके से जो खड़ी ढाल वाले पर्वत हैं वो बनते हैं, जिनको कि हम
ब्लॉक माउंटेन यानी ब्रंश पर्वत कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो ये जितनी भी मैंने अभी आपको बताया, पर्वतों का बनना या ज्वालामुखी का फटना या भूकंप का आना, ये सब जो स्थल मंडल जो टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है उनके कारण होता है, उनकी गति के कारण होता है, उनके आपस में टकराने दूर जाने के कारण होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जितनी भी जानकारी मैंने अभी आपको दी उससे संबंधित मैंने एक क्विज भी बनाया है, उसे जरूर करिएगा ताकि आप अपनी समझ को चेक कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।